तकरीबन 18 साल के बाद लाहौर का आसमान सजने जा रहा है। पतंगबाजी तो मुंह में पानी आ गया। बसंत की जो रूट्स हैं ये हिंदू रिलीजन से हैं और ये ज़्यादातर प्रमोट जो की गई थी ये राजा रंजीत सिंह के टाइम में की गई, पर इस्लामिकली कल्चरली भी इसको अडॉप्ट किया गया। ईद की शायद इतनी नहीं होती थी जितनी ये बसंत की तैयारी होती थी, स्पेशली लाहौर में। प्रेसिडेंट जो मुशर्रफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने इसको एक तरह से इंटरनेशनल फेम दे दिया। 2005 में 19 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई पतंगबाजी की वजह से, जिनकी डेथ हुई, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। जब बसंत नॉर्मल होती थी तो 6 लाख फैमिलियाँ इसमें इन्वॉल्व थी और 60% वीमेन थी। जैसे बैन हुआ, चंद लोगों की गलती की वजह से सब बेरोजगार हो गए। उन्होंने ऐसे बैन नहीं लिफ्ट किया, उन्होंने इसका एक ऑर्डिनेंस जारी किया। उसका नाम इन्होंने रखा है पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025। मैं समझता हूँ अच्छा इकदाम है और उसके ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। तकरीबन 18 साल के बाद लाहौर का आसमान सजने जा रहा है। फरवरी 6, 7 और 8 को लाहौर हुकूमत की तरफ से बसंत मनाने का ऐलान किया गया। आइए जानते हैं मेरे कोर्स से कि बसंत की क्या हिस्ट्री है और क्यों इतनी पॉपुलर है पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, और नाज़रीन को भी मेरे से अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी बसंत। कैसे हम ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। 18 साल के बैन के बाद फाइनली अब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक स्टेप लिया है कि 6, 7 और 8 को वो बसंत मनाना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप हमें ज़रा बसंत की हिस्ट्री बताएं और बताएं कि क्यों ये इतनी डीपली इतनी इम्पोर्टेंट है पंजाब में, इसको बड़ा सराहा जाता है। देखिए, जब हम छोटे थे ना तो इसको हम कल्चरल कहते थे, कल्चरल फेस्टिवल कहते थे कि एक हमारे कल्चर में है जी बसंत हम करते हैं। बच्चे, आपको पता है हम लाहौर में हम कैसे हम छतें टापने और इस तरह के काम करने। लेकिन अगर आप इसको गौर से इसके ऊपर स्टडी करें बसंत, तो जो बसंत है ये बेसिकली हिंदू मजहबी त्यौहार है। अच्छा। हालांकि इसको प्रमोट तो किया गया जब राजा रंजीत सिंह थे उन्होंने, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें तो जो एक वसंत पंचमी एक हिंदू सरस्वती देवी सरस्वती जो हैं उनका एक सेलिब्रेट किया जाता था दिन, तो उसकी ये एक उसके अंदर ये एक पतंगबाजी की जाती थी। अच्छा। देवी सरस्वती के को सेलिब्रेट किया जाता था उनको। अब मसला ये है कि रूट बैक्स जो है ना इनकी प्योर हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हैं। अच्छा। लेकिन फिर जब 12वीं सदी आई तो 12वीं सदी में जो सूफीज़म आया इंडिया में, तो मुसलमानों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया एज ए कल्चर, एक्सपैंड हुआ इसको। फिर जो निज़ामुद्दीन औलिया थे, फिर जो अमीर खुसरो थे राइटिंग करते थे, वो पतंग के बारे में उन्होंने जितने भी सूफ़ी बड़े नाम गुजरे हैं वो इसमें शामिल थे इसको प्रमोट करने में। अच्छा। मज़ेदारी की बात यह कि बसंत जो है ना ये बसंत प्योरली पंजाबी का लफ्ज़ है और ये ज़्यादातर आती है जब एक जैसे पंजाबी के मंथ होते हैं ना, तो एक माघ एक महीना उसके चांद की 5 तारीख को इसको मनाया जाता है, जो कि जनवरी का एंड या फरवरी का फर्स्ट वीक नॉर्मली होता है। इन्हीं के आगे पीछे ये बसंत का दिन होता था।
अब तो खैर बड़ी देर से पाबंदी लगी हुई थी इसके ऊपर, उसके आगे जाके हम वजह बात करेंगे इसके ऊपर क्यों पाबंदी थी। लेकिन ये है कि ये बसंत जो था ना, फिर ऐसा हुआ कि जैसे इस्लामिक कल्चरली भी इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया गया है इंडिया में, और सिख कल्चर ने भी इसको अडॉप्ट किया, हिंदुइज्म ये तो था, तो ये हिंदुइज्म से ही था। तो इस तरह से ना एक यूनिफिकेशन क्रिएट हो गई, सारे इसको एज ए डिवोटेडली इसको एंजॉय करते थे, एक दिन को बड़ा मनाया जाता था। अब आप देखें इंडिया में आई सो सम वीडियोस मैंने देखी हैं जहाँ पे होली को भी मुसलमान फॉलो करते हैं, इंडिया में ठीक है ना, लेकिन वो प्योर हिंदू रिलीजन के बारे में अटैच्ड है कि जी ये प्योर हिंदू एक मजहबी त्यौहार है। लेकिन ये जो था ना, ये इसको इतना पहले लिया नहीं जाता था। जब हमारे बचपन में सम टाइम बड़े कहते थे कि ये गलत करते हो तुम ये वो, लेकिन हम तो इसको एंजॉय करने, इतनी एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर फन एक्चुअली, पतंगबाजी तो मुंह में पानी आ गया मेरे मुझे याद है कि हम छतों पे कितनी तैयारी करते थे, डोरें लगानी और तैयार रखना और गुड्डे बाय करने और पतंगे बाय करनी और और पूरा। ईद की शायद इतनी नहीं होती थी जितनी ये बसंत की तैयारी होती थी, स्पेशली लाहौर में, और जितनी लड़ाइयाँ इससे होती थी, जितनी फायरिंग होती थी इसके ऊपर। मुझे याद है कि पूरा स्क्वाड बैठा होता था फायरिंग करने के लिए, दोस्त सारे इकट्ठे होके, लाइसेंस वाला असला बाय द वे, जस्ट इन केस के आप मुझे ढूंढ लें, लाइसेंस वाला असला। और ये मैं बात 25-30 साल पहले की कर रहा हूँ, जब मैं बच्चा था, तो 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब कोई एविडेंस नहीं है। तो क्या होता था कि वो फिर जब हमने काटना तो इधर से लड़कों ने फायरिंग करनी और बो काटा के नारे, जब उन्होंने हमारी काट देनी तो हमने बैठ जाना। तो इस लड़ाइयाँ भी बड़ी होती थी, और स्पेशली ग्वाल मंडी में तो नशा ही और था इस बात का, इस चीज़ का, ढोल वाले आते थे और वो कमाल था। तो ये बसंत दोबारा, यानी कि बसंत की जो रूट्स हैं ये हिंदू रिलीजन से हैं, और ये ज़्यादातर प्रमोट जो की गई थी ये राजा रंजीत सिंह के टाइम में की गई, पर इस्लामिकली कल्चरली भी इसको अडॉप्ट किया गया। तो बसंत वाज ए ब्रिलियंट दिन गिना जाता है एक एंजॉयमेंट के लिए। और सिर्फ आई थिंक पंजाब में ज़्यादा के मेनली मनाया जाता है, या इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब में ये, क्योंकि वो भी राजा रंजीत सिंह जो सिख राजा थे जी, उनकी जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इसको प्रमोट इस तरह कर दिया कि वो एक लेबल बन गया कि जी ये सरदार या सिख या पंजाब के रिलेटेड है, ये पंजाबी फेस्टिवल है ये। हालांकि ये देवी सरस्वती जो है उनसे रिलेटेड है, ये ओरिजिनली 100 years बैक, हज़ारों साल पहले जाएं तो उनसे रिलेटेड है ये जो दिन है। कि एक जो बड़ा मेरे ख्याल में जो लोगों को शायद इतना इसके बारे में इल्म नहीं है कि जब ये सब ये एक था तो रिलीजियस, लेकिन जैसे ये कल्चर बना तो एवरी रिलीजन, रिच पुअर, सब इसको मिल के सेलिब्रेट करना शुरू हो गए। तो ये एक तरह से ना मदगम हो गया, यानी कि उसका किसी को ये नहीं पता था कि ये किसी रिलीजियस बैकग्राउंड है इसकी, सबको पता था कि कल्चरल बैकग्राउंड है। तो इट्स फिर वीमेन जो हैं वो येलो ड्रेसअप करती हैं, म्यूज़िक लगाए जाते हैं छतों पे, इस तरह का ये इसका सिलसिला था। तो फिर क्या हुआ कि जब 2000 में इवन इतनी ये फेमस हो गया था ये फेस्टिवल, मुझे पता है कितनी वहशत से इसके ऊपर होता था कि प्रेसिडेंट जो मुशर्रफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने इसको एक तरह से इंटरनेशनल फेम दे दिया, यानी कि बाहर से लोग आना शुरू हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े कंपटीशन होना शुरू हो गए। आप इमेजिन करें कि एक जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां करके तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर आते थे पाकिस्तानी बैक टू होम, वो ईद पे इतना बुकिंग नहीं होती थी जितना बसंत आने से पहले लोग वापस आते थे। तो यानी कि इसको इतना अहमियत मिल गई कि लोग होटल बुक हो जाते थे और बुकिंग रूम नहीं मिलते थे जो लोग बाहर से ट्रैवल करते थे। तो परवेज़ मुशर्रफ ने इसको बहुत प्रमोट किया, टूरिस्ट वगैरह बहुत परवेज़ मुशर्रफ लाइक करते थे सिंगिंग सुनना, गाने सुनना, इस तरह के काम ही, बस जिंदा दिल आदमी थे, तो वो लाइक करते थे ये चीज़ें। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई प्रो डेमोक्रेटिक पर्सन, मैं डेमोक्रेसी को पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन है। पर परवेज़ मुशर्रफ को मैं पसंद करता था, हालांकि उनके बड़े पॉलिटिकली देखें तो बड़े इश्यूज हैं, बट दैट गाय वाज परवेज़ मुशर्रफ वाज दैट टाइम वाज मच बेटर देन नाउ फॉर पाकिस्तानीज, फॉर पाकिस्तान स्पेशली। पाकिस्तान के हालात भी बेहतर थे, मच काफ़ी। और परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में चले कई पार्टियों के साथ ज़्यादती भी हुई होगी, बट आई थिंक ही वाज द बेस्ट डिक्टेटर कह लें आप उनको, बट ही वाज द बेस्ट एज फॉर द पाकिस्तान एनीवे एट दैट टाइम। एनीवे, पर उन्होंने इस तरह इसको बड़ा
प्रमोट किया और इंटरनेशनल फेम मिला बसंत को। इवन दुबई वगैरह में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैल गई और कई जगह पे देखा भी गया वीडियोस में, पे यहाँ पे भी वहाँ पे भी किया जाता था इसको। बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ को बड़ा इसका जाता है। राजा रंजीत सिंह के बाद पाकिस्तान की साइड पे परवेज़ मुशर्रफ को इसका जाता है। उनको फ्री मीडिया का भी उनको जाता है कि फ्री मीडिया को बहुत फ्री किया, फ्रीडम दी है उनके बाद ही। I've seen एक इंटरव्यू में एक सामने मुल्ला बैठे थे, तो उन्होंने परवेज़ साहब को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को काफ़ी इंसल्टिंग क्वेश्चन किए थे, तो उसने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया था। That was actually he was different. अच्छा अहमद, इतना खूबसूरत त्यौहार है यार और बड़ी दुनिया इसको पसंद करती है, ख़ासतौर पर पंजाब में। तो 18 साल से ये बैन रहा है, ठीक है, और 2007 से। क्या इसकी वजूहात थी और क्या हुआ था बेसिकली, हमें बताइए उस बारे में। असल में हुआ ये है कि एक ह्यूमन नेचर है कि जब हम कुछ भी करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम ही विनर हों, हमें ही ज़्यादा पैसा आए, हम ही, ग्रीड है, ह्यूमन नेचर ग्रीड है। और इसमें कुछ ऐसा हो गया कि वो ह्यूमन नेचर जो थी ना, वो उससे लोगों की जाने जाना शुरू हो गई। हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके कि इसका का क्या मतलब है जो मैं कह रहा हूँ। तो हुआ क्या कि ये जो बसंत की वजह से डेथ्स होना शुरू हो गई, तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके इसको बैन कर दिया। उस वक़्त 7 कैजुअल्टीज़ हुई, 2005 में 19 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई, जो कि बसंत की वजह से, पतंगबाजी की वजह से जिनकी डेथ हुई। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। 2006 में फिर दोबारा इसको थोड़ी देर के लिए 24 घंटे के लिए लिफ्ट किया गया। 7 लोगों की फिर मौत वाक़या हो गई 2006 में। 2007 में क्या हुआ कि 6 और लोग 2007 में, क्योंकि ये क्या करते थे कि थोड़ी देर के लिए लिफ्ट करते थे। होता क्या है कि ये सिर्फ उस दिन के लिए, ये 2 दिन के लिए लिफ्ट कर देते थे बैन, और बाकी पूरा थ्रू आउट द ईयर वो उसको बैन रखते थे। विच इज मेक सेंस कि भाई अगर पूरा साल ही उड़ा रहे हैं तो बड़े लोग मरेंगे, ठीक है। मसला ये है कि जब 2007 में लास्ट टाइम इन्होंने उठाया थोड़ी देर के लिए, फिर 7-8 लोग मर गए। फिर 2008 में उसको दोबारा हटाया गया, फिर कुछ लोग मर गए, 10 लोग तकरीबन मर गए 2009 में भी। तो ये बार बार रिपीटेडली जब उसको लिफ्ट करते थे, एक ही दिन में इतने लोग मर जाते थे, और कई केस तो अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर इसको परमानेंटली बैन कर दिया गया, क्योंकि लोगों की डेथ होना शुरू हो गई। मैं ये समझता हूँ कि 2007 के बाद जो परमानेंट बैन लगा था, वो सैकड़ों लोगों के मरने के बाद ये बैन लगा था उसके ऊपर। और बैन लगने से फिर क्या हुआ कि फिर भी लोग, बच्चे जो थे वो छुप के उड़ाते थे पतंगे, कई लोग अरेस्ट भी हुए बैन के बावजूद। तो इस तरह इसको ना अमवात की वजह से इसको बैन किया गया था। अच्छा, आपने जैसे भी कहा कि काफ़ी डेथ हुई है, काफ़ी जानी नुकसान हुआ, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बड़ी ज़्यादा वजह हैं। ये बसंत जो है ना, आपको पता है, एक तो छतों पे की जाती है, और जब आप एक एक्साइटमेंट में हैं तो आप कंट्रोल नहीं रख सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसके फ्यू जो रीजंस हैं, जो द मोस्ट मेजर रीजंस है ना, वो इसकी स्ट्रिंग्स है, जो डोर है ना। होता क्या था कि जब हम बच्चे थे, समटाइम हम खुद भी बनाते थे डोर। तो उसका एक केमिकल होता था, उसको माजा बोलते हैं। तो हम उसको एक धागा ला के फिर उसको हम लगाते थे। ट्राई ये होती थी उसमें शीशा भी डाला जाए ताकि उसको शार्प बनाया जाए। जैसे वो शार्प होगी, जब वो ऊपर जाएगा, अगर आप काटेगी दूसरे की पतंग को काटेगी। अब मसला ये था कि उस वक्त उस हद तक ये इतना डेंजरस नहीं था। फिर क्या हुआ कि वो जो डोर थी, अब आप इमेजिन करें उस वक्त जब हम करते थे तब भी हमको लेदर का वो डालना पड़ता था फिंगर के ऊपर कि वो कटना है। तो कट आते थे वो कट जाता था सारा। फिर नया डालते थे, फिर पतंगबाजी करते थे, क्योंकि वो प्रेशर बहुत था, एयर प्रेशर। बड़ी जो पतंग आप उड़ाते थे उसका बड़ा वजन होता है, बड़ी भारी होती है। तो पर वो इतना नुकसानदेह नहीं था ह्यूमन के लिए। फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में इन्होंने उसके अंदर मेटल के जैसे डालना शुरू कर दिया माजे के अंदर ना। फिर एक वक्त आ गया कि वो लोहे की तार ही डाल दी, क्योंकि ये ग्रीड है ना कि भाई मेरी कटे ही ना, जिसे केमिकल डोर कहते थे। तो वो क्या होता था कि लोग अगर कट गई है ना किसी की पतंग, तो वो रोड पे जा रहा है तो उसके गले पे, नेक पे फिर जाएगा और वो उसी वक्त डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लेड यहाँ करता था, टूटती नहीं थी ना। या वो इसे लाइक नाइफ है, वो शार्प है बड़े। तो उससे बहुत मौत हुई।
जिसकी वजह से ये ज़्यादा यानी कि ना डेंजरस कंसीडर किया गया। उसके बाद फिर है जो ऊपर छतों से गिर जाना। अब ये क्योंकि ये होता ही है छतों पे है और इतना कंजस्टेड है लाहौर सिटी, मैं तो लाहौर की बात ही करूँगा क्योंकि वहीं पे मैंने देखा है। तो वो छतें जुड़ी हुई हैं आपस में और सम टाइम पकड़ते पकड़ते अब वो आ रहा है गुड्डा आ रहा है पकड़ते पकड़ते और नीचे गिर जाते थे, तो उससे उनकी डेथ हो जाती थी। फिर हम अनदर चीज़ ये थी कि अब वो जो तारे हैं, जब ये मेटल तारें इस्तेमाल करते थे तो सम टाइम वो गिरती थी इलेक्ट्रिक केबल्स पे। आपको पता ओपन ग्राउंड वायरिंग्स है पाकिस्तान के, वो जो खंबे लगे हैं उन पे गिरती थी और इलेक्ट्रिक शॉक से लोग मर जाते थे, जो रिसेंटली इतनी मौत हुई थी इसी वजह से हुई थी। फिर एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कि अनफॉर्चुनेटली हम भी करते रहे हैं कि जो सेलिब्रिटी गन फायर होती थी कि अगर हमने काट दिया तो हम फायरिंग कर रहे हैं। सम टाइम ये होता था कि जब आपकी किसी ने काट दी तो आपने सीधे ही फायरिंग शुरू कर दी। I'm sorry, ऐसे भी होता था कि अगर आपने देखा ना कि दो फैमिलीज एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं, दो ग्रुप फायर कर दिए, तो ये होता था कि अगर फर्ज करें पंजाबी लोग हैं ना, तो पंजाबी जज्बाती फायरिंग कर रहे हैं तो उसने हमारी काट दी, तो हमें उसने हमें गाली भी साथ निकाल दी, तो ये ऑनर का मसला आ गया। ऑनर में तो हम आपको पता है हम तो अपने बच्चों को मार देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी जहालत है, तो वो क्या होता था कि वो सीधी फायरिंग शुरू कर देते थे, तो उससे भी डेथ्स होती थी। थोड़ा करके दिखाएं। उससे भी तो देयर इज अ मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से लोगों की जाने जाती थी। इवन हमारे रिलेटिव्स भी हैं, उनका बेटा भी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, बेचारा पीछे बैठा था, यंग मैन अबाउट 15-16 ईयर्स ओल्ड, एंड उसकी जो गर्दन कट गई थी एंड ही वाज डाइड ऑन द स्पॉट। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा एक सिग्निफिकेंट रीज़न है कि जिसकी वजह से इसके ऊपर बैन रखा गया था। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हम चूँकि पाकिस्तानी है ना, तो हमारे अंदर एक स्पेशल चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली सम टाइम उसको पॉजिटिव नहीं लिया जाता। 2004 में इस पर फर्स्ट टाइम लाहौर हाई कोर्ट में एक बंदे ने केस कर दिया था कि जी ये जो फेस्टिवल है ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, इसका मुसलमानों से कोई तल्लक नहीं। पिटीशन दायर की थी और उसके बाद क्या हुआ, उस पिटीशन को सपोर्ट करने के लिए उसने मुल्ला भी इकट्ठे कर लिए, मौलवी साहब जो हलवा ग्रुप होता है, उन्होंने भी उसको बड़ा सपोर्ट किया। तो सबसे पहले इसके ऊपर बैन के सिलसिले में जो हियरिंग हुई थी वो 2004 में इसके ऊपर हुई थी और कुछ मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट भी आया था। अच्छा। तो ओवरऑल यानी कि ये इसकी डेथ की यही रीजंस हैं और बैन की भी ये है कि कभी रिलीजन का नाम लेते हैं और लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी प्रैक्टिकल रीज़न है जो डेथ्स हैं। ये बड़ा दैट्स वेरी सीरियस एक्चुअली। अच्छा देखें, कुछ लोगों की लालच की वजह से, केमिकल डोर बनाने की वजह से इतना खूबसूरत फेस्टिवल जो है ना वो ज़ाया हो गया, बैन हो गया इतने सालों से। अब मैं जाना, हमें वैसे लोगों को पता नहीं इतना कि कितना इकॉनमी का नुकसान हुआ है और सोच ली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बैन के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं जब हम बच्चे थे ना तो आपको बता नहीं सकता, एक क्रिकेट और एक ये ऑफ कोर्स इतनी एक्साइटमेंट थी ना बसंत की, 3 दिन तो दुनिया भूल जाती थी हमें। खुशी बहुत अजीब तरह की वो प्रिपरेशन होती थी कि आ रहा है दिन आ रहा है, बसंत के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसकी जो हम अब देखें, ये जो हम बात करेंगे ना, ये हमारी रिसर्च में पता चला है कि इसका इतना इम्पैक्ट हुआ है। 6 लाख फैमिलियाँ इन्वॉल्व थी। जो लाहौर से जो फैक्ट्स लिए गए हैं, जब बसंत नॉर्मल होती थी तो 6 लाख फैमिलियाँ इसमें इन्वॉल्व थी और 60% वीमेन थी जो ये घर पे बैठ के पतंगे और गुड्डे और इस तरह की चीज़ें थी। मैन्युफैक्चरर्स जो थे 6 लाख फैमिलीज ऐसी थी जिनका रोज़गार चलता था इसके साथ, इमेजिन करें। और 60% वीमेन। और पाकिस्तान में आपको पता है वीमेन को तो इतना एम्पावरमेंट नहीं थी, अभी भी नहीं है उस वक्त। अभी तो खैर चलें बहुत बेहतर है पहले से, लेकिन उस वक्त में तो 6 लाख फैमिली वो ख़वातीन घर चला रही थी अपना। जैसे बैन हुआ, चंद लोगों की गलती की वजह से सब बेरोज़गार हो गए, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो एक हमारे पास एक बंदे का जिक्र है कि मोहम्मद अफजल है, एक जो काइट मेकर ही था, उसने बताया कि 2005 तक ना हम बहुत पैसा कमाते थे जब तक ये बैन नहीं लगा था। बैन से पहले बहुत पैसा कमाते थे, जैसे बैन लगा वो सब ख़त्म हो गया। वो चीज़ें सारी जो है ना वो बैन लगने से फाइनेंशियली बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। उसके अलावा एक गैलप का सर्वे बताता है कि ये 3 दिनों में जितना पंजाब में, लाहौर में, बल्कि गुजरांवाला में भी होना शुरू हो गई थी, लोकल स्मॉल सिटीज़ में भी होती थी, फैसलाबाद में भी होती थी,
इन 3 दिनों में जितना वो होटल्स वगैरह इंडस्ट्री की जो बुकिंग होती थी 11% ड्रॉप आया उनकी ओवरऑल उनकी इकोनॉमी के अंदर, जो उनका गैलप सर्वे के मुताबिक कि 11% उनकी इनकम कम हो गई एज एवरेज जब ये बैन किया गया। तो इकोनॉमिकली इसने कैसे अफेक्ट किया? ओबियसली नॉट बिकॉज इट्स ओनली पंजाब साइड का एक फेस्टिवल था, तो पंजाब की हद तक इसके ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचा फाइनेंशियली। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इससे कल्चरल इफेक्ट भी आप कह सकते हैं। जैसे एक खातून थी तो उनका इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि वो 36 ईयर्स ओल्ड थी, तो उन्होंने बताया कि जब वो यंग थी, जब ये अलाउ था तो वो अपने पेरेंट्स के घर जाया करते थे, यानी कि जब उनकी शादी के बाद वो अपने पेरेंट्स के घर जाया करते थे तो बहुत यानी कि एक सेलिब्रेशन होती थी, खाने पकते थे, बड़ा इसको यानी कि बारबेक्यू वगैरह बनाते, बड़ा यानी कि इंजॉय किया जाता था इसको। एक चीज़ बड़ी इसमें देखने की है कि एक और चीज़ ने बड़ा इफेक्ट किया कि इंडिया ने इसको बैन नहीं किया। इंडियन पंजाब में ये हर साल होती रही है और पाकिस्तान पंजाब में इसको बैन कर दिया गया। अब इसमें कुछ इंतज़ामिया का भी मैं समझता हूँ कसूर है और कुछ पब्लिक का ज़्यादा कसूर है। जो पब्लिक जो थी वो लोहे की तार से क्यों लगाते थे, उनको पता है इतने डेंजरस है, तो इसको ना रेगुलेट नहीं किया गया। इसका कोई जो एक्सपर्ट माइंड्स थे उनको बिठा के इसको रेगुलेट किया जाता। लेट्स से डोर बेचनी है तो एक स्पेसिफिक एरिया से ही बेची जाती, टेस्टेड और चेक्ड करके बेची जाती, स्पेशल ब्रांड्स बेची जाती, तो इस तरह किया जा सकता था। आप इमेजिन करें 2007 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उन बेचारों ने तो इसको पता भी नहीं है। फिर भी ये ऑन एंड ऑफ चलता रहा। कभी खोल देते थे, फिर काफ़ी लोग अरेस्ट हो जाते थे, कई लोग मर जाते थे, तो उस तरह खुल के नहीं इसको सेलिब्रेट किया गया जैसे यूज्ड टू था। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम उन्होंने किया, बड़ा उन्होंने इसको रेगुलेट करने की कोशिश की है। अब मुझे कोई एक से मेन पॉइंट्स बताएं प्लीज़। इस पे सबसे बड़ा ख़तरा तो ये है कि लोगों ने इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगे बना दी थी, उसको तो बैन किया गया है। पर इसका एक नुकसान ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की पिक्चर भी नहीं आ सकती। एग्जैक्टली, यानी कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की भी बाहर कितने जानने वाले लोग हैं, उनके भी तो इस इशू को तो खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड, बिकॉज मेरे ख्याल में इसको तो पॉलिटिकल वेंचर से तो बाहर रखना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। अगर आप देखें ना, पूरा लाहौर भी अगर खान साहब की तस्वीर लगा के उड़ा भी ले तो खान साहब तो बाहर ऐसे तो नहीं आने वाले। ये तो जो दबा हुआ इशूज़ को ऐसे खड़ा कर दिया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का ये करेक्ट मेजरिंग है उनकी तस्वीरें ना लगाने वाली। उसकी एक वजह है, देखिए पहले भी इसको बैन करते रहे हैं ना, वो उसके नुकसानात की वजह से बैन करते रहे हैं। अब इसको अगर आप पॉलिटिकल ले जाएंगे तो फिर वही जो एक कल्चरल फेस्टिवल है वो पॉलिटिकल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक इट्स करेक्ट मेजर है कि मेरा ख्याल कुछ लोग ही लगाएंगे ना। नहीं, हर कोई तो नहीं। इमरान खान साहब को ना टच करो। नहीं, खान साहब नहीं, मोहब्बत तो पूरा लाहौर खान साहब नहीं भर जाएगा। खान साहब से मोहब्बत से तो कोई, लेकिन मैं समझदा हूँ कि पतंगों पे तो नहीं खान साहब आने लगे ना। आ जाएंगे, बाहर तो नहीं वो आ सकते, लेकिन पतंगों पे वो उड़ेंगे ज़रूर। और ये फिर एक तरह से हाईजैक हो जाएगा। ये एक कल्चरल त्यौहार है, डर है, गवर्नमेंट को डर है। वेल ये ओपन है, ये तो एक अगर आप अलाउ कर देंगे तो हर तरफ इमरान खान ही नजर आएगा। अगर आप वो बात ही ना करते तो शायद इतना इशू बनता। हाँ, ये बात सही है। आप किसी को, आई थिंक किसी मिनिस्टर ने ये बात की है तो खतरा पैदा होगा। जरूरत नहीं थी इस चीज़। बट एनीवे, जो बहुत तारीफ करने वाली बात है ना इस पतंग के, इस बसंत के बारे में, पंजाब गवर्नमेंट का जो वेरी मैं समझता हूँ अच्छा इकदाम है। उन्होंने ऐसे बैन नहीं लिफ्ट किया, उन्होंने इसका एक ऑर्डिनेंस जारी किया है और उसको इनेक्ट किया और इसको पार्लियामेंट में लेके आए हैं। आई एम वेरी सरप्राइज के हाउ थॉरोली इज बीन थॉट कि इसको रिलीज़ करने से पहले कितना उन्होंने। मस्ट भी कोई मिनिस्टर ऐसा है जिसको बसंत मेरी तरह बहुत पसंद है। एंड थैंक यू सर, मैं आपको पहले बोल देता हूँ और कुछ हो ना, ये काम सही किया। आई एम वेरी इम्प्रेस, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इनके ने जो ऑर्डिनेंस लिखा है उसमें कैसा उन्होंने कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी लिखी हैं जो कि कमाल है। उसका नाम इन्होंने रखा है पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 और उसके ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है बाकायदा। फ़र्ज़ करें जी, डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब जो इसको सेलर हैं इसके जिन्होंने बेचना है, उनको एक ऐप है जो कि ई बज़ पंजाब ऐप है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और हर काइट के ऊपर एक बारकोड होगा
जो ट्रेसेबल होगा कि ये पतंग कहाँ से आई है, और यानी कि अब आप पतंग उड़ाएंगे ना तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कहाँ से आई है। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ यार, जबरदस्त है। कमाल कर दिया किसी ने ना, इस पंजाब गवर्नमेंट में किसी मिनिस्टर ने कमाल कर दिया इस बात को। मैं आपको ये बता, अब ये है कि 500 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं उसके ऊपर विद इन फ्यू डेज़, एंड 300 के करीब अप्रूव हो गई हैं। बाकी कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से रिजेक्ट कर दी गई हैं। लेकिन अगर आपने सेल करना है तो आपने उस ऐप पे रजिस्ट्रेशन होना है, आप प्रॉपर आपकी वेटिंग होगी, आपको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपका जो हर चीज़ आपकी सेल होगी उसके ऊपर आपका बार कोड होगा जो ट्रेसेबल होगा। वेरी गुड मेजरिंग है ये, वेरी गुड मेजरिंग है। QR कोड होगा, QR कोड से वो ट्रेसेबल होगा उसके ऊपर। फिर इसके बाद स्ट्रिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं बहुत ज़्यादा। स्ट्रिंग के ऊपर जितनी ग्लास और मेटल और जितने भी ये प्ले अप किया जा रहा था ना, वो सब ख़त्म कर दी गई हैं। आपको प्रॉपर नॉर्मल स्ट्रिंग से पतंगबाजी करनी पड़ेगी, और कोटेड जो होती है नॉर्मल, उससे आपको करनी पड़ेगी। और ओबियसली वो इतनी डेंजरस नहीं है कंपेयर टू द मेटल, वो टूट जाती है। या मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि एक तो इन्होंने फेस्टिवल को दोबारा लाए हैं, और दूसरा इस फेस्टिवल को इन्होंने वेल थॉट प्लान के साथ सिक्योर करने की कोशिश की है। अप्रिशिएट दैट। क्योंकि देखें, मैं ये कह सकता हूँ पिछली जो गवर्नमेंटें बैन करती रही हैं वो नाहल थी इस काम के लिए। मैं कह रहा हूँ कंपेयर, जस्ट हम पसंद की बात करें कि ये काम जो भी किया गया है मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, ये तो पिछली गवर्नमेंटें भी कर सकती थी, पर उनकी मेरे ख्याल में इतनी डीप सोच नहीं थी। या मैं एक और बात कह सकता हूँ, उनके साथ यंग मिनिस्टर्स हैं तो वो बेचारे सफ़र किए हैं, उन्होंने हमारी तरह उन्होंने नहीं उड़ा सके, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ वेल थॉट प्लान लेके आए हैं, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्रिएट किए इन्होंने। आई एम वेरी इम्प्रेस। मेरी दुआ है कि बाकी कामों में भी ऐसा हो, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो। तो ये जो ट्रेसेबल इसकी है, जो QR कोड करेगा, अगर कहीं पे कोई डेंजरस इंसिडेंट होता है पतंग से तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि किस कंपनी ने सेल किया। और मुझे ऐसे लगता है कि आप जब बाय करने जाएंगे तब भी मेरे ख्याल में आपका रिकॉर्ड डाटा रखना चाहिए। जैसे फ़ोन की सिम बाय करते हैं पाकिस्तान में तो डाटा रखा जाता है, या हुज बाइंग। तो इट इज़ वेरी, यानी कि अप्रिशिएटेबल है गवर्नमेंट का इकदाम जो है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो रेगुलेटरी जो कंडीशंस बनाई हैं इन्होंने, उसमें एक एज की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। 18 साल से छोटा बच्चा जो है वो नहीं ले सकेगा। 18 ईयर्स, यू मस्ट बी 18 ईयर्स टू बाय। ऑब्वियसली यू हैव टू शो द आइडेंटिटी, योर एज कंफर्मेशन होगी, फिर आपका उसकी डिटेल भी लेंगे उसकी, जिसको आपको सेल करेंगे। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि 10 लाख के करीब एंटेनस दे दिए हैं मोटरसाइकिलों पर लगाने के लिए। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्टेप है कि जो एंटेना है वो इतना निकला होगा, जब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो डोर आप तक नहीं पहुंचेगी, उससे पहले रोक लेगी। कमाल कर दिया है। हालांकि वो पूरी 50-60 लाख की आबादी को नहीं कवर करता, लेकिन 10 लाख भी बड़ी बात है। इससे ज़्यादा मोटरसाइकिलें क्या होंगी रोड के ऊपर। वैसे भी उस दिन के लिए बैन है, मगर अगर कोई निकालता है तो इसके लिए लगा के। दैट्स राइट। और फिर साइज रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो पतंग का एक सर्टन साइज होगा। ये कोई बहुत बड़े बड़े गुड्डे या पतंगे नहीं, जैसे हमारे टाइम में हुआ करते थे वैसे, यानी कि इस तरह का नहीं होगा। टाइम लिमिटेड सेल्स है, 1 to 8 फरवरी के दरमियान में ही आप सेल कर सकते हैं, और 6 to 8 के दरमियान ही आप उसको उड़ा सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार की बात है कि जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो लगा दी गई हैं। अब उसको 40 रेड जोन्स में डिवाइड किया गया लाहौर को, और 40 जोन्स में से जो मोस्ट डेंजरस जिनकी प्रीवियसली हिस्ट्री है वहाँ पे सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है ताकि ऐसा गलती ना हो, और उस एरिया को प्रेफर किया जा रहा है मोर सिक्योर करने के लिए जहाँ पे ज़्यादा डेथ्स हुई थी। मैं हैरान हूँ कि इतना काम किया गया तो कम करने के लिए। ज़ीरो टॉलरेंस इन इन्फोर्समेंट। पुलिस ऑफिसर जो हैं वो पूरी तरह इसके ऊपर होंगे, 24/7 अवेलेबल होंगे ड्यूरिंग दिस सब इंस्पेक्टर को, और सबको पावर्स दी गई हैं ताकि वो इसको इंश्योर करें कि सेफली इसको ड्राइव किया, सेफली कंप्लीट किया जाए। 3 डेज़ का ये फंक्शन होगा, उसके बाद सब कुछ दोबारा बैन हो जाएगा। पर मैं समझता हूँ, इमेजिन करें जब ये करना चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने चाहा ये को तो कितनी कम्प्रीहेंसिव वो पॉलिसी लेके आई है। आई रियली सरप्राइज। इसी तरह अगर जो बाकी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी ये कम्प्रीहेंसिव लेके आए तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। बहरहाल ये पंजाब लेवल पे, ये पंजाब गवर्नमेंट की अपनी एफर्ट है तो बड़े अप्रिशिएटेबल है। अच्छा, मज़ेदारी की बात यह है कि इसके ऊपर इन्होंने जो अदर रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि फायरिंग
अगर आपके पास लाइसेंस का असला भी है फिर भी आप इस पे फायरिंग नहीं कर सकते, लाउड म्यूजिक नहीं सुन सकते, और तकरीबन 120 के करीब ऐसे गाने, 132 के करीब जो गाने हैं जो कि वल्गर गाने हैं पंजाबी, उनको बैन कर दिया गया, वो आप लगा नहीं सकते। डीजे सिस्टम, साउंड सिस्टम, बैंड वगैरह नहीं कर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप प्रमोट नहीं कर सकते। उसके ऊपर जैसे हमने पहले बात की है कि पीटीआई का वो उसको नहीं आप इसको प्रॉपर उन्होंने लोगों का फेस्टिवल बना दिया। उसके बाद फिर इमरजेंसी प्रिपेयरनेस है, 112 जो सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेज, मेडिकल पैरामेडिक स्टाफ, हर कोई इसके लिए ना रेडी रहेगा या इसको रिस्पॉन्स करने के लिए। और बहुत ज़्यादा यानी कि ना सेफ्टी मेजरिंग ली गई हैं। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया ना, ये जस्ट फेस्टिवल के लिए नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि इसको वो ट्राई करेंगे कि फार्मलाइजेशन कर दें, इसको प्रॉपर अप्लाई कर दें ताकि इस इंडस्ट्री को दोबारा बहाल किया जा सके और इससे रेवेन्यू और टैक्स जनरेट किया जा सके। एक्सेप्शनली ग्रेट एफर्ट है पंजाब गवर्नमेंट की, और जिस मिनिस्टर ने भी इसको किया है अमेजिंग काम किया उसने। जिस मिनिस्टर ने भी इसको, जिस मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी लगाई गई थी, उसने हक अदा कर दी है कि काबिलियत से कि कैसे इसको अप्लाई किया उसने। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी डिटेल में बताया। तो मेरे पास आखिरी सवाल यही होगा आपसे कि क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ बसंत क्या होगा? अच्छा, इसमें जो बड़ा जो गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए हैं, जिससे हमने पहले डिस्कस किया है कि वो उन्होंने सिक्योर करने की कोशिश की है, लोगों का फिर भी थोड़ा सा मिक्स ही रिस्पांस है इसके ऊपर, क्योंकि जो 2024 में एक यंग लड़के की डेथ हो गई थी और वो इट वाज इस इतना बड़ा हादसा था कि वो लगता नहीं था कि ये कभी भी बैन लिफ्ट होगा। अब जैसे लगता है कि किसी जनरली पब्लिक जो है ना वो चाहती थी इसको अलाउ किया जाए। हाँ, क्योंकि ओवरऑल पीपल जो है ना वो, आपको पता है लाहौरिये तो हैं ही ऐसे, तो इसको अलाउ करना चाहते थे कि ये किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जिसका मर जाता है तकलीफ तो उसी को होती है। ये जिन लोगों का बेचारों का चला जाता है वो बेचारे परेशान रहते हैं, उन सारी ज़िंदगी के लिए ज़रा सी बात पे चला जाता है जिसका तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो इसका जो मिक्स इसका है इसका रिस्पांस, लेकिन जो यंग लोग हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको देखना है, वो सोशल मीडिया पे, एक्स पे और टिकटॉक पे और इन चीज़ों पे वो अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं लोगों को कि जी आप कैसे सेफ रहेंगे, क्या करें क्या ना करें। तो एक तरह से एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे सेंस ऑफ सेफ्टी को भी प्रिवेल किया जा रहा है। उस तरह का वो बेतुका बेलगाम ये डोरबाजी नहीं होगी। कुछ ना कुछ वैसे भी जो पंजाब गवर्नमेंट के जो रेलेवेंट पीपल हैं वो बड़ी सख्ती से इसको कह रहे हैं कि इन्फोर्स करेंगे हम, और लोग जो गलती करेंगे उनको सज़ाएं दी जाएंगी। और जिसकी ज़िंदगी है पता चल जाएगा ना, इसकी एक के बाद पता चल जाएगा कि इंसिडेंट्स रेशो क्या होती है। तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट होगा इसके फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए कि इसको इम्प्लीमेंट किया। वैसे तो पहले ये होता था कि अब आप इमेजिन करें, हम सॉरी टू से, कि जो पुलिस वाले होते थे लोगों के घरों में चले जाते थे बहाना बना के, वो किसी बच्चे को पीछे गए हैं तो अंदर औरतें भी हैं, उन्होंने दौड़ के चले गए, वो से तो पंजाब पुलिस को कोई रोक नहीं सकता, वो तो लोगों को मार देते हैं किसी वजह से। लेकिन इसकी वजह से बड़ा इन्फोर्समेंट के नाम पे बड़ा इसको अब्यूज़ किया गया था पावर्स को। लेकिन अब मुझे लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह इसको रेगुलेट कर रही है तो शायद पुलिस वाले भी उस तरह की ना कर सकें। तो कोशिश यही होगी कि इसको अच्छी तरीके से अप्लाई किया जा सके। और इसको जब हम फाइनलाइज करते हैं सारी बात को कि गवर्नमेंट ने शायद नेक नीति से ही इसको किया है, क्योंकि जो एफर्ट्स नज़र आती हैं उसके अंदर तो नज़र आता है कि भाई इतने इंतजामात कर दिए हैं, इतना रेगुलेट कर दिया है, तो वो चाहते हैं कि सेफ़ तरीके से ही इसको कंप्लीट किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि एक जो लॉस्ट एक था कल्चरल डे वो वापस आया है। अब इसमें रिलीजियस पीपल का होगा प्रॉब्लम, वो कहेंगे जी ये हिंदू है, ये वो तो पाकिस्तान का एक शुरू से चल रहा है। तो लोग, मुझे लग रहा है कि इसको एंजॉय करेंगे एनीवे। जो गवर्नमेंट ने इतनी एफर्ट की हैं, मेरी दुआ है कि किसी की जान ना जाए, कोई ज़ख्मी ना हो, और एटलीस्ट एक काम तो ऐसा हो जो जिसको हम समझें कल्चरली ये एक सेफ दिन बन जाए पाकिस्तान के लिए। और फिर हो सकता है कि जैसे इन द लॉन्ग टर्म जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट सक्सेसफुल हो जाती है और इंसिडेंट ज़ीरो हो जाते हैं, अल्लाह करे ज़ीरो हो जाएं या बिल्कुल माइनर लेवल पे होते हैं, तो फिर ये कंटिन्यू करेगा मुझे लग रहा है। या डिपेंड्स है। और अब इसमें ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि नाजायज़ ना लोगों को तंग कीजिएगा। और लोगों से तो बहुत ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप देखें, आप पतंग कटती है कटने दें,
लोगों की जानों का ख्याल रखें, अपने रिश्तों की जानों का ख्याल रखें। तो कोई ऐसा जो प्रोहिबिटेड है, जो मना किया गया है, उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। इंजॉय करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। हार जीत तो एक लाइफ का हिस्सा है। तो आपसे बड़ी गुजारिश है कि इसको ज़िंदा रखने के लिए आप कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल ना करें जो किसी की जान लेने का बायस बने। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू फॉर योर डिटेल्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पंजाब गवर्नमेंट ने जितने भी मेजर्स लिए हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब जो बॉल है वो अवाम के कोर्ट में है। अब आपसे पूरी गुजारिश है मेरी भी कि आप इस एक खूबसूरत त्यौहार को खूबसूरती से मनाएं, और मैं पूरी दुआ करता हूँ कि कोई भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट ना हो। अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और इस बसंत के बाद ही इसका फ्यूचर डिसाइड होगा कि ये कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। हैप्पी बसंत टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया वॉच करने का, देखने का। खुदा हाफिज़।